का जो टॉपिक चल रहा है वो 3D चल रहा है। तो इसके अंतर्गत आपने कल की क्लास कर ली थी, इसमें बहुत कुछ आपको समझा दिया है। लेकिन आज के दिन हम जो करने वाले हैं वो आपका जो टॉपिक है वो है एंगल बिटवीन, क्या रहने वाला है भाई, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। देखो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा, जब आपने वेक्टर अलजेब्रा पढ़ा था उसके अंतर्गत भी आपको ये बताया था कि हमें दो वेक्टर्स के बीच में किस तरह से हम एंगल निकालते हैं, ठीक है, ये भी हमने कराया था। लेकिन इसके साथ साथ आपको यहाँ पे ये समझना है, जब आपको तो व्हेन गिवन डायरेक्शन कोसाइन, जब आपको डायरेक्शन कोसाइन दी गई हो, यहाँ पे ये क्वेश्चन बनता है कि यदि हमें डायरेक्शन कोसाइन दी जा रही है तब हमारे दो वेक्टर्स के बीच में क्या एंगल रहने वाला है वो हमें बताना है, ठीक है कि नहीं। तो ये आपका आज का टॉपिक है जिसे हमें समझना है। आपका कोई ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, आज की क्लास इसी टॉपिक पर आधारित है, इसी को हमें कवर करना है, ठीक है। तो क्या कॉन्सेप्ट है आपका, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स व्हेन गिवन डायरेक्शन कोसाइन। जब आपको डायरेक्शन कोसाइन दी गई हो तब हमें दो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालना हो तो हम कैसे निकाल सकते हैं, ये हमें समझना है। जैसे कि आपको यहाँ पे बता रखा है कि यदि दो वेक्टर हमारे इस तरह से हों, ए वेक्टर, जैसे हम मान के चले x1 आई कैप और आपका y1 जे कैप और प्लस के z1 के कैप। इसी तरह से हमने यहाँ पे ये दे रखा है बी वेक्टर आपका कोई दे रखा है, जैसे x2 आई कैप, y2 जे कैप और z2 के कैप है, ठीक है। तो इन दोनों वेक्टर्स के बीच में यदि हम निकालते हैं, एंगल निकालना है, तो आप क्या करते थे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालते थे, जो कि आपका होता था मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। तो इसका मतलब ये कि आपका जो कॉस थीटा है वो बेसिकली क्या आ जाता था, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और अपॉन में क्या आ जाता था, आपका आ जाता था मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी, आपका ये आपका रिजल्ट रहता था, ठीक है। तो आपका जो कॉस थीटा बराबर के ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी, ये आपको दे रखा होता है। लेकिन यहाँ पे तो आपको ये दोनों वेक्टर दिए जाएं तब है, लेकिन आपको यहाँ पे डायरेक्शन कोसाइन दी जाए, जैसे कि आपको यहाँ पे डायरेक्शन कोसाइंस की बात करें, जबकि हमने कल ही इस पर चर्चा की थी कि डायरेक्शन कोसाइंस क्या है क्या नहीं है, इस पर सभी चर्चा हो चुकी है। तो डायरेक्शन कोसाइन जैसे कि हमने बोला था, एक होता है एल और एक होता है एम और एक होता है एम, और एल एम एन को ही हम क्या बोलते थे, कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा बोलते थे। ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा कि डायरेक्शन कोसाइन आपको दे रखी है, जैसे आपका ए वेक्टर की डायरेक्शन कोसाइन आपको दे रखी हो, जैसे कि आपका L1 है ना, L1 आई कैप और L2 जे कैप और L3 के कैप, और यहाँ पे आपको बी वेक्टर की डायरेक्शन कोसाइन दे रखी हो, जैसे कि आपका यहाँ पे हम मान के चले अलग अलग होगा, ये भाई M1 हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा भाई N1 हो जाएगा। इसको देखोगे तो भाई L2 आई कैप और ये आपका आ जाएगा भाई M2 जे कैप और ये आपका आ जाएगा N2 के कैप। तो यहाँ पे यदि आपको डायरेक्शन कोसाइन दे रखी है तो आपका ए वेक्टर और बी वेक्टर इस तरह से लिखा जाएगा और इस तरह से आपको शो कराया जाएगा। तो अब आपको यहाँ पे ये बताना है कि यदि आपको डायरेक्शन कोसाइन दी जा रही हो तो आप ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का कोण क्या होगा वो आपको बताना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ये भी समझ में आना चाहिए कि आपका जो L1 है वो बेसिकली क्या होता है, M1 आपका क्या होता है, N1 आपका क्या होता है। जैसे आपने L1 की बात की है तो L1 बेसिकली क्या होगा भाई, ये आपका हो जाएगा x1 अपॉन में क्या आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा आपका x1 पे स्क्वायर प्लस y1 पे स्क्वायर प्लस आपका आ जाएगा z1 पे स्क्वायर। अब LM1 की बात कर रहे हो तो यहाँ पे आपका आ जाएगा भाई, क्या आ जाएगा y1, क्या आ जाएगा y1 अपॉन में क्या आ जाएगा x1 पे स्क्वायर, x2 पे स्क्वायर और x3 पे स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह से यदि आप N1 की बात करोगे तो यहाँ पे N1 जो होता है वो आपका क्या आ जाएगा भाई, यहाँ पे हो जाएगा Z1 अपॉन आपका आ जाएगा
x1 पे स्क्वायर और y1 पे स्क्वायर और z1 पे स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका L1 M1 और N1 आ गया। लेकिन आपको यहाँ पे जब cos थीटा निकालना है तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन के मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी आपका ये एंगल रहता है। ठीक है, इसी तरह से आप यहाँ पे L2 भी निकालोगे। L2 आपका क्या आ जाएगा भाई, L2 निकालोगे तो आपका ये आ जाएगा x2 अपॉन में आ जाएगा रूट के अंदर x1 पे स्क्वायर और x2 पे स्क्वायर और आपका x3 पे स्क्वायर। अब की बात देखो, डेटा जो दे रखा है आपका x2 y2 और z2 है, x2 y2 और z2 है। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग हमें चलना पड़ेगा कि आपका x2 पे स्क्वायर प्लस के y2 पे स्क्वायर और प्लस के z2 पे स्क्वायर। आपने यहाँ पे भी मिस्टेक किया है तो यहाँ पे आपका आ जाएगा y1 पे स्क्वायर और ये आ जाएगा आपका z1 पे स्क्वायर। ठीक है, x1 y1 और z1 x1 पे स्क्वायर प्लस y1 पे स्क्वायर प्लस z1 पे स्क्वायर। इसी तरह से आपका ये डेटा है, इसी तरह से ये डेटा आपका लिखा जाएगा L2 का। और यदि आप M2 लिखना चाह रहे हो तो M2 जो आएगा वो क्या आ जाएगा भाई, y2 का मान आना चाहिए। तो y2 अपॉन क्या आ जाएगा भाई, x2 पे स्क्वायर प्लस y2 पे स्क्वायर प्लस z2 पे स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह से आप n2 निकालते हो तो आपका क्या आ जाएगा भाई, z2 अपॉन में आ जाएगा रूट में x2 पे स्क्वायर प्लस के y2 पे स्क्वायर प्लस z2 पे स्क्वायर। ये आपको डेटा दे रखा है। तो आपको हर एक चीज पता होना चाहिए कि आपके जो डायरेक्शन कोसाइन होते हैं तो वो डायरेक्शन कोसाइन बेसिकली होते क्या है। यदि आपका ये वेक्टर ए ये दे रखा है x1 y1 और z1, तो यदि हमें क्या चाहिए, डायरेक्शन कोसाइन चाहिए, तो आपका L1 जो डायरेक्शन कोसाइन निकल के आएगा वो इस वेक्टर के अकॉर्डिंग ये आपका होता है। इसी के अकॉर्डिंग हम बात करें कि आपका जो M1 है वो क्या होगा, इसी तरह से आपका N1 निकाल लोगे। इस वेक्टर के अकॉर्डिंग आपके डायरेक्शन कोसाइन क्या रहते हैं वो आप निकाल सकते हो। आपको ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि आपने पिछली क्लास देख रखी है तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। डी वेक्टर के अकॉर्डिंग यदि हमें डायरेक्शन कोसाइन निकालनी है तो वो आपकी डायरेक्शन कोसाइन आएगी भाई L2 बराबर के इतना, M2 इतना और N2 इतना आ जाएगा। आपका टारगेट है भाई एंगल निकालना। अब एंगल निकालना है तो आपको ये पता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आएगा और मॉड ऑफ ए आएगा और मॉड ऑफ बी वेक्टर आएगा। अब इसको भी इस तरह से भी लिख सकता हूं, ए डॉट बी करोगे तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आएगा x1 x2 और यहाँ पे प्लस में क्या आ जाएगा भाई, यहाँ पे आ जाएगा भाई y1 y2 और प्लस में क्या आ जाएगा भाई z1 z2 आ जाएगा, z1 z2 और अपॉन में क्या आएगा, मॉड ऑफ ए और मॉड ऑफ बी आएगा। मतलब आपका मॉड आ जाएगा। तो इसको मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ, क्या आएगा भाई, ये आ जाएगा भाई x1 पे स्क्वायर प्लस y1 पे स्क्वायर प्लस z1 पे स्क्वायर। इसी तरह से मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि x2 पे स्क्वायर प्लस y2 पे स्क्वायर प्लस z2 पे स्क्वायर। तो आप यदि ए वेक्टर और बी वेक्टर लेके चल रहे हैं तो आप इसको इस तरह से आप लिख सकते हो, ये आपका एंगल आ जाएगा। ठीक है, अब इसी एंगल को मैं कुछ और तरीके से भी लिख सकता हूं, जैसे कि x1 और x2 के नीचे आपका ये दोनों आ जाएगा, ऐसे y1 और y2 के नीचे ये आ जाएगा और z1 अपॉन z2 के नीचे भी आपका ये दोनों आ जाएंगे। ठीक है, आपको ये रिजल्ट याद रखने हैं क्योंकि इन रिजल्ट का मैं बाद में यूज करने वाला हूं। ये रिजल्ट आपको माइंड में रखने हैं, आप इनको सबको नोट कर सकते हैं। इसके बाद में इनका यूज करूंगा, आपको एक एक चीज बता के चलूंगा कि ये जो चीज हमने निकाली थी वो क्या होती है, कौन कौन सी हमारी डायरेक्शन कोसाइन होती है, क्या डायरेक्शन कोसाइन होती है, ये आपको याद रखना है। L1 डायरेक्शन कोसाइन होती है x1 अपॉन रूट के अंदर x1 पे स्क्वायर प्लस y1 पे स्क्वायर प्लस z1 पे स्क्वायर होता है, याद रखना है। आगे चल के आपको डायरेक्ट रिजल्ट भी दे दिया जाएगा, आपको वहां पे दिक्कत नहीं लेना है, लेकिन आपको ये आना चाहिए कि ये आया तो आया कहां से, ये सारी चीजें कैसे अरेंज होती हैं, तो कॉन्सेप्ट क्या है, ये सारी चीजें हमें अभी करते हुए चलना है। तो M1 कहां से आया, M1 आपका ये होता है, N1 आपका ये होता है, L2 आपका ये होता है, M2 आपका ये होगा और N2 आपका ये रहने वाला है। ठीक है, तो इनको अब यदि मैं इसको
मिटा देता हूं, आपको यहाँ पे नोट कर लेना है, इसको आप रफ कर सकते हैं। आपने ये सब नोट कर लिया होगा, तो आप यहाँ पे अब इस वाली इक्वेशन को देखो जो अभी मैंने लिखी है। अब ये इक्वेशन यदि हमें देखें तो आपको ये दे रखा है कि cos थीटा बराबर के, आप इसको लिख सकते हो x1 x2 अपॉन में क्या आ जाएगा भाई, रूट के अंदर आ जाएगा x1 पे स्क्वायर y1 पे स्क्वायर प्लस z1 पे स्क्वायर। इसी तरह से इसका दूसरा आपका जो रूट आ रहा है वो आपका मॉड ऑफ b है, तो मॉड ऑफ b निकालोगे तो क्या आएगा, x2 पे स्क्वायर प्लस के y2 पे स्क्वायर प्लस के z2 पे स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, अब प्लस लगाओगे तो यहाँ पे आ जाएगा भाई, इसका आएगा y1 और y2 पे y1 और इंटू y2, और अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में यही चलेगा x1 पे स्क्वायर y1 पे स्क्वायर और z1 पे स्क्वायर। इसके अंतर्गत ये आपका आ जाएगा भाई x2 पे स्क्वायर प्लस के y2 पे स्क्वायर प्लस के z2 पे स्क्वायर। आपका तीसरा टर्म्स और रह रहा है, तीसरे टर्म्स को हम यहाँ लिख लेते हैं जो कि आपका z1 और z2 है। यहाँ पे क्या आया भाई, z1 और z2 आ रहा है, और नीचे आपका वही रहने वाला है x1 पे स्क्वायर प्लस y1 पे स्क्वायर प्लस z1 पे स्क्वायर, और इसके नीचे आपका आ रहा है x2 पे स्क्वायर प्लस के y2 पे स्क्वायर प्लस के z2 पे स्क्वायर। ये चीजें हमने लिख ली हैं। तो इसके बाद हमें बताना है, इसके बाद हमें बताना है, तो देखो इसको मैं अब मिटा देता हूं, आपने नोट कर लिया होगा, लेकिन ये हमें देखना है क्योंकि इसके लिए थोड़ा सा स्पेस चाहिए, इसके लिए हमें थोड़ा सा स्पेस चाहिए, इस वजह से हमें ये करना पड़ेगा। ठीक है, अब थोड़ा सा आप जब तक नोट कीजिए, 1 सेकंड का टाइम दीजिए, क्योंकि आपका थोड़ा सा लाइव सेशन में दिक्कत आ रहा है, उसे चेक कर लेते हैं। अब क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो देखो ध्यान से देखना कि इस वाली कंडीशन को मैं क्या क्या लिख सकता हूँ, कैसे लिख सकता हूँ, ध्यान से देखना। ये cos थीटा है। अब देखो इस वाली कंडीशन को x1 के नीचे रख रहा हूँ, इस वाली कंडीशन को x2 के नीचे लिख देता हूँ, तो ये आपका आएगा x1 अपॉन, ये आएगा रूट के अंदर x1 पे स्क्वायर y1 पे स्क्वायर प्लस के z1 पे स्क्वायर आएगा। इसमें है तो इसे रखना है, ये आपका x2 आएगा, और रूट के अंदर आपका क्या आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा x2 पे स्क्वायर प्लस के y2 पे स्क्वायर प्लस के z2 पे स्क्वायर। इसी तरह से आप इसको भी रखोगे भाई, y वाले को रखो तो आपका y1 अपॉन में क्या आएगा भाई, ये आ जाएगा भाई x1 पे स्क्वायर प्लस के y1 पे स्क्वायर प्लस के z1 पे स्क्वायर। और z2 की बात करें तो z2 आपका ये आ जाएगा रूट के अंदर x2 पे स्क्वायर प्लस y2 पे स्क्वायर और z2 पे स्क्वायर। और z की बात करोगे तो z1 को भी मैं अलग कर देता हूं, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं x1 पे स्क्वायर प्लस y1 पे स्क्वायर प्लस z1 पे स्क्वायर, और इनटू में है आपका z2, और अपॉन में आ जाएगा भाई x2 पे स्क्वायर प्लस के y2 पे स्क्वायर प्लस के z2 पे स्क्वायर। तो ये चीजें आपको दिख रही होंगी। अब आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि यदि आप उन रिजल्ट को याद रखें, जैसे मैंने आपको बताया था डायरेक्शन कोसाइन, तो डायरेक्शन कोसाइन आपको बनती हुई दिखाई दे रही होंगी। देखो x1 अपॉन रूट x1 पे स्क्वायर प्लस y1 पे स्क्वायर, तो ये जो डेटा है वो आपको दिख रहा होगा कि ये डेटा किसका है। ये जो डेटा आया है वो आपका डेटा L1 का डेटा है, ये समझ में आना चाहिए। ये डायरेक्शन L1 है, बेसिकली ये क्या है, डायरेक्शन L1 है। तो cos थीटा यहाँ पे लिखते चलना है कि ये जो डेटा है वो क्या है, L1 है। अब x2 अपॉन रूट x2 पे स्क्वायर प्लस y2 पे स्क्वायर प्लस z2 पे स्क्वायर, और ये क्या था आपका L2 था, क्या था, L2 था। तो आपका इनटू में क्या आ गया भाई, L2, L1 L2, बीच में क्या लगा हुआ है, प्लस। अब आपको ये पहले ही बता दिया था, ये जो डेटा देखा है y1 अपॉन रूट x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर,
ये बेसिकली क्या है आपका M1 है, बेसिकली ये क्या है आपका M1 है। और ये जो डेटा है वो डायरेक्शन कोसाइन कौन सी है, ये आपकी डायरेक्शन कोसाइन M2 है। कौन सी डायरेक्शन कोसाइन है भाई, M2। इसी तरह से यदि हम Z1 की बात करें तो ये आपका N1 था, और ये Z2 की बात करोगे तो ये आपका क्या था, N2। तो बेसिकली आपका यदि हमें क्या दे रखा है, डायरेक्शन कोसाइन हमें दे दी जाए, डायरेक्शन कोसाइन दे दी जाए और हमें एंगल पूछा जाए, तो आपको डायरेक्ट ये याद रखना है कि cos थीटा बराबर के L1 L2 प्लस के M1 M2 प्लस के N1 N2, ये याद रखना है। ये आपको रिजल्ट याद रखना है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है और काम का रिजल्ट है, ठीक है। इसके साथ साथ आपको यहाँ पे ये भी समझते हुए चलना है कि यदि आपका एंगल 90 डिग्री होता है तो क्या कंडीशन होती है। फर्स्ट कंडीशन में बात करते हैं, यदि आपका थीटा इक्वल टू 90 डिग्री है, यदि थीटा 90 डिग्री है तो इसका मतलब ये होता है कि आपके जो वेक्टर्स हैं वो परपेंडिकुलर हैं, मतलब आपके ए वेक्टर और बी वेक्टर एक दूसरे के लंबवत हैं, या हम बोल सकते हैं परपेंडिकुलर हैं। क्या है भाई, परपेंडिकुलर हैं। ये आर है, आप देख सकते हैं परपेंडिकुलर है। तो जब आपके दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हों, लंबवत हों, तो इसके लिए आपकी क्या कंडीशन होती है, इसके लिए आपकी जो कंडीशन निकल के आई है, तो cos 90 की वैल्यू आपकी क्या होती है भाई, ये आपको पता होना चाहिए, L1 L2 प्लस के M1 M2 प्लस के N1 N2। तो cos 90 की वैल्यू आपकी पता है कि 0 होता है, तो आपका L1 L2 प्लस के M1 M2 प्लस के N1 N2 बराबर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। यदि आपके दो वेक्टर लंबवत है, परपेंडिकुलर है, तो उनके डायरेक्शन कोसाइन का जो रिजल्ट है वो क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। L1 L2 प्लस के M1 M2 प्लस के N1 N2, इसका जो फाइनल रिजल्ट है वो बेसिकली क्या आएगा, 0 आएगा। तभी आप क्या बोल सकते हो भाई, ये आपका परपेंडिकुलर है, लंबवत है, दोनों वेक्टर आपके लंबवत कहे जाएंगे। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन ये इस तरह के पूछे जाते हैं, कुछ वेरिएबल्स दे दिए जाते हैं और आपसे वो वेरिएबल पूछे जाते हैं, और आपसे बोल दिया जाता है कि जो वेक्टर आपकी डायरेक्शन कोसाइन जो दी गई है और इनके जो वेक्टर्स हैं वो एक दूसरे के लंबवत है। अब दोनों ही वेक्टर यदि एक दूसरे के लंबवत हैं तो ये कंडीशन आपकी फॉलो होगी ही, ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे दूसरी कंडीशन ये बन जाती है, दूसरी कंडीशन ये है कि यदि थीटा बराबर के 0 डिग्री हो, यदि थीटा बराबर के 0 डिग्री हो तो क्या करना चाहिए, 0 डिग्री तभी हो सकता है जब दोनों वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हों। दोनों वेक्टर क्या हैं भैया, पैरेलल हो। पैरेलल मतलब होता है समांतर हो। यदि दोनों वेक्टर समांतर हैं तो दोनों वेक्टरों के बीच का जो कोण होगा वो क्या आएगा, 0 डिग्री होगा। अब दोनों वेक्टर्स के बीच का कोण 0 डिग्री है, तो इसका मतलब इसके लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, तो cos 0 की वैल्यू क्या आती है भाई, cos 0 की वैल्यू होती है 1। तो आपका जो आंसर है ये आपका आ गया 0, cos 0 की वैल्यू 1 होती है। तो इसको ऊपर लिख के चलते हैं, आपको यहाँ पे विजिबल नहीं होगा इस वजह से ऊपर लिख देते हैं, ठीक है। ये आपको यहाँ पे विजिबल नहीं हो पाएगा इसलिए ऊपर लिख के चलते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे कि आपका कंडीशन ये बन के आया कि आपका L1 L2 प्लस M1 N2 प्लस N1 N2 ये इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई, 1 आ जाएगा। ये इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो दूसरी कंडीशन ये होती है, यदि इनका सम इक्वल टू 1 है तो समझ जाना दोनों वेक्टर एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। दोनों वेक्टर एक दूसरे क्या है, पैरेलल है, ये आपको समझ में आना चाहिए। और यदि ये दोनों वेक्टर्स का जो सम है वो 0 आता है तो समझ जाना ये दोनों ही वेक्टर एक दूसरे के लंबवत हैं, परपेंडिकुलर है, या समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी कंडीशन हमारी समझ में आ गई हैं। इसके साथ साथ हमें ये भी याद रखना है, यदि ये एक दूसरे के पैरेलल है तो इस कंडीशन को भी ये फॉलो कर सकते हैं। तो ये कौन सी कंडीशन को फॉलो करते हैं, यदि ये एक दूसरे के पैरेलल हैं तो
तो एक कंडीशन है, यदि ये वेक्टर पैरेलल है, ए एंड बी वेक्टर एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। तो पैरेलल है तो ये कंडीशन भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, L1 अपॉन L2 बराबर होंगे आपका M1 अपॉन M2। देखो ये M1 M2 है, तो M1 अपॉन M2 और बराबर के N1 अपॉन N2। तो इस कंडीशन को ये फॉलो करते हैं, ये भी हमें याद रखना है। यदि हमारे दोनों वेक्टर क्या है, पैरेलल है, तो इस कंडीशन को भी हमें याद रखना है, इसका भी बहुत ज्यादा यूज होता है। तो आप यहाँ पे ये बता सकते हैं, यदि हमें डायरेक्शन कोसाइन दे रखी हो और दो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालना है, तो आप डायरेक्ट याद रखोगे cos थीटा बराबर के L1 L2 प्लस के M1 M2 प्लस के N1 M2। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं जो कि आपके सिलेबस में है और काम का भी है ना। जैसे कि आपसे बोला गया, जैसे कि आपसे यहां से बोला गया कि फाइंड द एंगल, फाइंड द एंगल, फाइंड द एंगल बिटवीन, फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर, बिटवीन द वेक्टर R1 वेक्टर बराबर 4i कैप माइनस का 3j कैप और प्लस का 5k कैप एंड R2 जो आपको दे रखा है R2 वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप प्लस के 4j कैप प्लस के 5k कैप। ठीक, देखो यहाँ पे आप उस कॉन्सेप्ट से भी एंगल निकाल सकते हैं जो कि आपने पहले भी पढ़ रखा है, जैसे कि cos थीटा बराबर के a डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी, उससे भी आप आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन आप डायरेक्शन कोसाइन से कैसे क्वेश्चन निकालोगे या कैसे आप आंसर निकालोगे वो भी हमें समझना है। कि डायरेक्शन कोसाइन से निकालना है तो हमें ये पता है कि डायरेक्शन कोसाइन से जब एंगल निकालोगे तो L1 L2 होता है प्लस के M1 M2 होता है प्लस के N1 N2 होता है, जो कि अभी हमने सीखा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पहले L1 निकालना पड़ेगा, फिर आपको L2 निकालना पड़ेगा, M1 और M2 N1 और N2 निकालना पड़ेगा। अब कैसे निकालते हैं ये आपको समझ में आना चाहिए। यदि L1 चाहिए तो R1 वेक्टर का आई कैप कितना है, 4 है, तो इसको ऊपर रखोगे और नीचे इसका मॉडुलस निकाल लेना है। मॉडुलस कैसे आएगा भाई, 4 का स्क्वायर करोगे और -3 का स्क्वायर करोगे, -3 का स्क्वायर करोगे और प्लस में क्या करोगे भाई, 5 का स्क्वायर। क्या करोगे, 5 का स्क्वायर। तो इसका जो फाइनल आंसर है वो क्या आ जाएगा भाई, 4 अपॉन ये आपका 16 और 9 कितना आ जाएगा, 16 और 9 25, 25 25 50, तो 5√2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 5√2 इसका मॉडुलस आ जाएगा। तो ये आपका आ गया L1। L1 के साथ साथ आप निकाल सकते हो भाई M1। क्या निकाल सकते हो, M1। तो M1 आपका क्या होगा भाई, आई कैप का जो कोफिशिएंट है, जैसे कि -3 और नीचे आपका मॉडुलस वही काम करेगा, आपका ये आ जाएगा 5√2 आ जाएगा। सॉरी, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, 5√2 आ जाएगा। इसी तरह से आप N1 निकाल सकते हो, तो N1 आपका 5 है, तो ये आपका आ जाएगा 5/5√2। 5 से 5 कट जाएगा तो 1/√2 आ जाएगा। ठीक, तो ये आपने डायरेक्शन कोसाइन निकाली और यहां से आप निकालोगे भाई L2, और L2 निकालेंगे तो क्या आएगा भाई, L2 में आई का देखो इसका, तो इसका क्या आएगा भाई, 3 आएगा और इसका मॉडुलस निकालो पूरे का, ये आपका 9 और 16 25, 25 25 50, वही आपका रूट आ रहा है 5√50 आ रहा है, तो 5√2 ही आएगा। यदि हमें क्या चाहिए, M2 चाहिए और M2 निकालना है तो क्या आएगा भाई, 4 आएगा और 4 बटे आपका 5√2 आ जाएगा, तो 4 बटे आपका 5√2 हो गया। और N2 चाहिए तो N2 आपका क्या आ जाएगा भाई, 5 बटे आ जाएगा और 5 बटे आपका 5√2 आ जाएगा। 5 से 5 कट जाएगा, 1/√2 आपका आंसर दिखेगा। ठीक है, देखो आपको ये क्वेश्चन उस तरह से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पे ये भी सीखना है कि डायरेक्शन कोसाइन से हम एंगल कैसे निकालते हैं, डायरेक्शन कोसाइन का डायरेक्ट रिजल्ट क्या होता है वो भी हमें सीखना है। तो आपसे यदि पूछा जाए कि डायरेक्शन कोसाइन द्वारा एंगल ज्ञात कीजिए, तो दो वेक्टर्स के बीच में एंगल ज्ञात कीजिए, तो आपको फिर ये करना ही पड़ेगा।
ये चीजें आपको करनी ही पड़ेंगी, ये आपको समझ में आना चाहिए। इसके साथ साथ आप यहाँ पे आप वैल्यू पुट करोगे कॉस थीटा बराबर L1 इंटू L2। तो L1 का गुणा L2 के साथ करेंगे 3/5√2 और ये आपका 4/5√2 है। तो ये आपका आ जाएगा 4×12, तो 12 आपका आ जाएगा 5√2। M2 और M1 और M2 का गुणा करोगे तो आपका इससे गुणा करेंगे तो माइनस के आ जाएगा। देखो इसका 5√2 गुणा 5√2 आएगा, ठीक, और ये माइनस का 12 आपका यही आ रहा है 5√2 गुणा 5√2, ठीक है। अब N1 का N2 के साथ करोगे तो आपका ये क्या आ जाएगा भाई, इसका जब इससे करोगे तो आपका आ जाएगा भाई कि 1/2 गुणा 1/2, तो आपका आंसर आ जाता है 1/2। ये नेगेटिव है, देखो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है तो कट जाएगा, तो आपका ये आ जाएगा कॉस थीटा बराबर 1/2। और कॉस थीटा में 1/2 किसकी वैल्यू होती है ये आप बता सकते हो। तो कॉस थीटा बराबर 1/2, तो कॉस 60 की वैल्यू होती है आपकी 1/2। तो कॉस से कॉस कट गया तो आपका जो एंगल है वो क्या आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। तो आपका जो एंगल है वो क्या आ गया, 60 डिग्री आ गया, ठीक। अब यहाँ पे तो हमने वेक्टर लिए थे और वेक्टर से हमें क्या डायरेक्शन कोसाइन निकालनी पड़ी है, इस वजह से हमें थोड़ा सा टाइम लगा है। लेकिन यदि वो डायरेक्ट आपसे ये कहकर चल रहा है कि आपको डायरेक्शन कोसाइन दी जा रही है तब आप एंगल निकालिए, तो वहां पर आपको यहाँ पर दिक्कत आती है। इस वजह से हमें ये वाला रिजल्ट याद होना चाहिए, इस वजह से हमें ये डायरेक्ट रिजल्ट याद होना चाहिए, ठीक है। किस तरह से आ सकता है क्वेश्चन उसको भी हम करके चलते हैं, एग्जाम्पल जरूर करके चलेंगे जिससे कि आपको सारी चीजें बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाए। ये क्या था आपका कोसाइन था, ये आपका क्या था कोसाइन। और यहाँ पे ध्यान से समझो कि आपसे बोला गया कि आपको कोसाइन दी जा रही है, मतलब आपको डायरेक्शन कोसाइन दी जा रही है। तो डायरेक्शन कोसाइन को देखो इस तरह से आप लिख के चलते हैं, हमेशा याद रखना है। इसे खोपचा बोल सकते हो या इस तरह से एरो बोल सकते हो, इसके अंदर रखा जाता है। तो वो वर्ड थोड़ा सा अजीब है, लेकिन इसको खोपचा भी बोला जाता है, ठीक है ना, खोपचा बोल सकते हैं। तो डायरेक्शन कोसाइन आपको दी जा रही है 2, -1 और 3 आपको दिया जा रहा है। ये आपका एक डायरेक्शन कोसाइन है आपका वेक्टर ए की, और कोई आपका एक अलग वेक्टर दे रखा है उसकी भी डायरेक्शन कोसाइन इस तरह से दे रखी है, ठीक। तो दो डायरेक्शन कोसाइन आपको दी जा रही है और आपसे पूछा जाए डायरेक्ट, आपसे पूछा जाए कि इनके बीच में कौन क्या होगा, तो आप डायरेक्ट क्या करोगे भाई, आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद करोगे, कॉस थीटा बराबर के क्या होता था L1 L2 प्लस के आपका क्या होता था भाई M1 M2 प्लस के N1 N2 होता था, ठीक। इसी तरह से हमने यहाँ पे देखा कि कॉस थीटा बराबर के L1 L2, तो L1 ये होता है, M1 ये होता है, N1 ये होता है, L2 ये होता है, M2 ये होता है, N2 ये होता है। तो इसका गुणा आप इसके साथ करोगे तो 2 आ जाएगा, इसका गुणा इसके साथ करोगे तो प्लस का 1 आ जाएगा, इसका गुणा इसके साथ करते हो तो 3 आ जाएगा। तो आपका जो आंसर आया कॉस थीटा बराबर के ये आपका 6 आ जाएगा। तो थीटा बराबर के फाइनल आंसर आपका कॉस इनवर्स आपका 6 आ जाएगा। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, यहाँ पे आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है कि नहीं। लेकिन इसके साथ साथ आपको एक क्वेश्चन इस तरह से भी बना दिया जाता है कि डायरेक्शन कोसाइन आपको दी जा रही है, डायरेक्शन कोसाइन दी जा रही है जैसे कि 2 और यहाँ से आपको x दे दिया, या आपको यहाँ पे लैम्डा लेके चलते हैं क्योंकि लैम्डा ज्यादातर पूछता है तो लैम्डा लेके चलेंगे, है ना। तो ये 3 है और डायरेक्शन कोसाइन आपको दे रखी है -2 4 और -3, इस तरह से दे रखी है। अब आपसे ये बोला गया कि जिसकी ये डायरेक्शन दे रखी है, डायरेक्शन कोसाइन आपको दे रखी है, तो वो वेक्टर एक दूसरे के क्या हैं, जैसे मान के चलो ए वेक्टर और बी वेक्टर की ये डायरेक्शन कोसाइन दे रखी है, तो ए वेक्टर और बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर, आर परपेंडिकुलर, आर परपेंडिकुलर। तो फाइंड वैल्यू ऑफ लैम्डा, फाइंड वैल्यू ऑफ लैम्डा। तो आपको यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। तो यदि आपको ये रिजल्ट नहीं याद है तो आप बिल्कुल भूल जाओ कि आप इस सवाल को कर पाओगे, क्योंकि फिर आपको बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। आप सारी चीजों को करते हुए जाओगे, फिर आप वेक्टर ढूंढना शुरू करोगे
डायरेक्शन कोसाइन, किसी वेक्टर से डायरेक्शन कोसाइन निकालना आसान है, लेकिन डायरेक्शन कोसाइन से वेक्टर पे जाना बहुत बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, ये ध्यान रखना। तो आपको डायरेक्ट यहाँ पे ये याद रखना है। क्या याद है आपको? आपको याद है कि यदि ए वेक्टर एंड बी वेक्टर ये दोनों ही एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे जो कंडीशन थी भाई, कंडीशन क्या थी? L1 L2 प्लस के M1 M2 प्लस के N1 N2, और जो आंसर क्या आता था? 0 आता था। क्या आता था भाई? 0 आता था। यदि आपके ए वेक्टर और बी वेक्टर आपके परपेंडिकुलर हैं तो कंडीशन आपकी क्या होती है? L1 L2 प्लस के M1 M2 प्लस के N1 N2 इक्वल टू 0 होती है। ठीक, तो यहाँ पे आपको इसको इससे गुणा करना पड़ेगा, तो माइनस के 4 आएगा, इसका गुणा इससे करोगे तो क्या आएगा? 4 लैम्डा आ जाएगा, इसका गुणा इससे करेंगे तो भाई माइनस का 9 आएगा, इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो 4 लैम्डा इक्वल टू आपका देखो माइनस का 9 है, माइनस का 4 है, तो माइनस के 13 आ जाएगा, उधर लेके जाओगे तो भाई प्लस का 13 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो लैम्डा की वैल्यू है वो 4 से इसमें भाग दे दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 13/4। तो लैम्डा का जो मान है वो आपका क्या आ जाएगा? 13/4 आ जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके बनते हैं, ज्यादातर इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको ये डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना है। यदि आपको डायरेक्शन कोसाइन दे रखी है और आपको एंगल निकालना है तो आपका ये सीधा सीधा फॉर्मूला है, आपको याद रखना है कि cos थीटा बराबर के आपका L1 L2 प्लस के M1 M2 प्लस के N1 N2 होता है। ठीक है, तो आज की क्लास के अंदर हमने केवल और केवल यही चीजें सीखना था कि यदि हमें डायरेक्शन कोसाइन दे दी जाए और दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालना है तो ये हम आराम से निकाल सकते हैं। और ये दो कंडीशन हमें याद रखनी है, पैरेलल के लिए क्या कंडीशन होती है और परपेंडिकुलर के लिए क्या कंडीशन होती है। इसी तरह से आप लाइव सेशन करते रहिए और वीडियो को क्रम बाय क्रम देखते रहिए, अपनी नोट्स भी बनाते रहिए, और जो भी आपका कोई डाउट होता है उसका आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें, उसका सॉल्यूशन आपको बहुत जल्दी ही अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में दे दिया जाएगा। जो भी आपका कमेंट में डाउट रहता है तो आने वाली क्लासेस में आपको वो डाउट क्लियर करा दिया जाएगा। तो बस इसी तरह से आप लाइव आने की कोशिश किया करें। 9 बजे आपका लाइव रहता है, क्लास 12th का पूरा सिलेबस आपका कराया जाएगा। इसी तरह से क्लास चलती रहेंगी, लेकिन आपको एक काम जरूर करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, बेल आइकन को जरूर दबा लें जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, आप चैनल के साथ जुड़े रहिए तो आपके हर एक डाउट को क्लियर कराने की जिम्मेदारी मेरी होगी, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, टीके कोचिंग सेंटर की आप जिम्मेदारी ये रहे कि आपके सभी डाउट क्लियर कराए जाए। तो बस बने रहिए डीके कोचिंग सेंटर के साथ और आगे आने वाली क्लास का वेट कीजिए। अब मिलते हैं कल।